स्वागत है मंत्री जी का। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जो टाइटल है वो नए भारत की नई उड़ान, और कहते हैं ना उड़ान जो है ना तभी हो सकती है ऊंची जब आप स्वस्थ हैं। और स्वस्थ उड़ान के लिए आपकी तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं, ये मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और स्वस्थ बच्चे में स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। उसकी बुनियाद प्रधानमंत्री जी ने रख दी है। यदि आप मेरे से पूछें कि मेरे संसदीय 6 कार्यकाल में मैं किस योजना को नंबर 1 देता हूं, तो ये 6 कार्यकाल छोटे होते हैं। आज़ादी के बाद इस 76 साल में 77 साल में अगर नंबर 1 कोई योजना है तो मैं उसको कहूँगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज, ये इसे नंबर 1 पे कहूँगा। क्यों इसको नंबर 1 पे कहूँगा? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क लेते हैं और बदले में ऑब्लाइज भी महसूस कर रहे हैं, जिस देश में 12,000 का शौचालय के लिए लोग रोज सरपंच के यहाँ आवेदन करते हैं और जितने में यहाँ एलबी का पर्स एक आध दिखाई पड़ रहा है, उसकी जितनी कीमत होती है उतने में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलता है। मात्र 1,000 की विधवा, दिव्यांग या वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोग खुश होते हैं, जिससे इसमें 2-3 करोड़ लोग मनरेगा के मजदूर हों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी यदि बीमार हो जाएगा और धोखे से किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में घुस गया तो सारी जमीन बिक जाएगी तो भी उतना बिल नहीं दे पाएगा, या पत्नी के सब जेवर बिक जाएंगे, या 5 रुपए सैकड़े पे उधार लेगा तो भी इलाज नहीं हो पाएगा। मेरा अपना राय है कि शिक्षा और चिकित्सा समान होनी चाहिए। अब वो शिक्षा पे चला जाऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। पहले प्रकार के स्कूल, दून स्कूल, मेयो, शेरवुड, सिंधिया, फिर पीटर्सबर्ग, चार्ल्स जॉर्ज, जीटी गोयनका, डीपीएस आदि, फिर वो तीसरे, फिर लास्ट में सरकारी। अगर समान शिक्षा हो जाती शुरुआत में, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का, दिल्ली के तत्कालीन मंत्री का लड़का और संतरी का लड़का और नगर सेठ का और गरीब का लड़का अगर एक ही हॉल में के नीचे बैठकर एक सी पढ़ाई पढ़ रहे होते तो गांव देहात में भी कलेक्टर एसपी घूम रहे होते। ये मेघवाल साहब आईएएस हो गए थे, गांव से ही आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। चिकित्सा इसलिए समान होनी चाहिए कि ये 80 करोड़ 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क ले रहे हैं, यदि ये बीमार हो गए तो हम गांव के लोग बीमारी को पहले दिन नोटिस में नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के अपने कफ एंड कोल्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन अपने जेब में डले हुए रुपयों के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। वहीं पर पैसे वाले लोग अपनी बीमारी के अनुसार अपने विशेषज्ञ डॉक्टर का चयन करते हैं। फिर गांव का आदमी जाता है किसी मध्यम डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बुखार है, वो कहता 5 दिन का कोर्स चलेगा। तो मैंने सुना है अपने गांव में, वो कहता भाड़ में जाए आपका कोर्स, मेरे पे तो 45 रुपए हैं, इसमें जितनी दवाई आती हो उतनी दे दो। हम सबको मरना है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये जो 53 करोड़ आयुष्मान कार्ड चिन्हित हुए हैं और जिसमें 31 करोड़ बन चुके हैं, इलाज के अभाव में अब कोई नहीं मारा करेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड को अभी तक की विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा 77 साल में किए गए समस्त कामों में मैं इसको नंबर 1 पे देता हूं। और ये केवल हवा में बात नहीं हो रही है। 31 करोड़ 12 लाख आयुष्मान कार्ड अभी 15 मिनट पहले तक बन चुके हैं। इसी के साथ 6 करोड़ 16 लाख 312 लोग अस्पताल में भर्ती होकर के अपना इलाज करा चुके हैं और 29,390 अस्पतालों को इम्पैनल्ड कर चुके हैं, जिसमें 16,874 सार्वजनिक हैं और 12,516 प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसमें आपकी दिल्ली का मेदांता भी है, मैक्स भी है, अपोलो भी है, गंगाराम भी है, फोर्टिस भी है। ये सभी अस्पताल आयुष्मान में इम्पैनल्ड हैं। अब इसमें जाने से मरीज डरेगा नहीं। क्या बात। एसपी सिंह बघेल। नहीं तो वो कहता था किसी और दिन देखेंगे तुम्हारे ये कालीन, आज तो पांव कीचड़ में सने हैं। तो ये कीचड़ में सने हुए लोग इन 5 सितारा अस्पतालों में घुस नहीं पाते थे। अब उनकी जेब में मोदी जी की 5 लाख की गारंटी का कार्ड डला हुआ है।
मैं इसमें एक बात और ने- बता दूं, ये जी। पूरे परिवार का बनता है, क्योंकि इस माध्यम से मैं कुछ वंचित लाभार्थियों को, जो पात्र लाभार्थी हैं लेकिन वंचित हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहने जा रहा हूं कि आखिर आयुष्मान कार्ड किसका बनेगा। तो 2011 में सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, यदि उसमें उसका नाम है, अथवा अंत्योदय कार्ड धारक है, अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर उसको आया है, अथवा ई लेबर कार्ड धारक है, और यूपी के संदर्भ में यदि सामान्य राशन कार्ड में 5 और 5 से अधिक यूनिट लिखे हुए हैं तो उनका 5 सेकंड के अंदर जो है आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये जो 5 चीजें बताई हैं, ये किसी के पास है तो केवल आशा बहन के पास चली जाए, उसको हमने स्मार्टफोन दे रखा है, 1 मिनट के अंदर उसका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब फिर उसका बनेगा तो घर के पूरे सदस्यों का बनेगा। एसपी सिंह बघेल, क्योंकि सवाल बहुत अहम हो जाता है आपसे, 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल आपने देखे हैं, मोदी सरकार को स्वच्छता के मामले में, हेल्थ के मामले में कहां रेट करते हैं उनको आप? नहीं, मैं 100 में 100 नंबर इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि 53 करोड़ लोगों के बनेंगे। और अगर पश्चिम बंगाल जो एक बड़ा सूबा है, जहां मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूं, दिल्ली और उड़ीसा, अगर ये राज्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, आयुष्मान कार्ड योजना को अपने राज्य में लागू कर लें तो ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। और मैं इनसे कहना चाहूंगा, भैया मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, क्या परेशानी हो रही है आपको? लेकिन केजरीवाल सोचते हैं कि यदि आयुष्मान कार्ड मोदी जी का बन जाएगा दिल्ली के में, तो जेब उसमें फोटो रहेगी कार्ड पे, तो लोग जेब में डाल के चलेंगे, तो मोदी जी घर में घुस आएंगे दिल्ली में। तो घर में तो घुस आए हैं वो, शौचालय के माध्यम से, आवास के माध्यम से, उज्ज्वला के माध्यम से, 12 रुपए के 20 रुपए के बीमे के माध्यम से, 440 के बीमे के माध्यम से, किसान सम्मान निधि से, उज्ज्वला की योजना से, विधवा पेंशन से, विकलांग पेंशन से, वृद्धावस्था पेंशन से, और ये तमाम योजनाओं से, और खास तौर से स्वनिधि योजना से, मुद्रा योजना से। क्योंकि दिल्ली किसकी है? दिल्ली लुटियन जोन नहीं है पूरी, दिल्ली पूरी अशोका रोड, औरंगजेब तो हटा ही दिया खैर अब, और ये रोड की नहीं है। दिल्ली में भी मलिन बस्तियां रहती हैं, दिल्ली में भी संगम विहार है, दिल्ली में भी देवली है, दिल्ली में किराड़ी है, दिल्ली में भी बुराड़ी है, दिल्ली में अंडे वाले, केले वाले, ठेले वाले, पास्ता वाले, पिज्जा वाले, बर्गर वाले, चाउमीन वाले, मोमोज वाले, मूंगफली वाले, और गजक वाले, और पंचर वाले, और साइकिल वाले, और सब्जी वाले, इनकी बड़ी भारी संख्या है। तो हमारी स्वनिधि योजना, हमारे मेघवाल साहब पिछली बार एमओएस फाइनेंस थे, तो स्वनिधि योजना बहुत बड़ी है। और मुद्रा योजना तो आपके समय ही लागू हुई थी, तो आप आगरा आए थे तो मैंने बताया था कि 50,000 वाला ये ऋण मुझे सबसे अच्छा ऋण मिलता है, क्योंकि आजादपुर सब्जी मंडी से सब्जी चलती है और जीके तक आते आते 3 गुनी हो जाती है। इसलिए ये श्रमजीवी लोग, मैं इनको श्रमजीवी कहता हूं, जो अपने श्रम से जिंदा, बशर्ते ये शराबी ना हो, बशर्ते ये वैसा खर्चा ना करें, तो मोदी जी के मुद्रा योजना के 50,000 से आदमी अपने परिवार को पाल सकता है। आप अपने डायलॉग से बहुत चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों जब मैंने आपको फोन किया इस कार्यक्रम में आने के लिए, तो मैंने कहा कि लोकसभा के क्या हाल है, तो आपने कहा अरे हाल वाल सब ठीक है, 3.5 लाख से जीत रहे हैं और सर्टिफिकेट लेने जाना है। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? ये रामलला की लहर है या फिर कुछ और? नहीं, रामलला की लहर से कोई नकार नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, और यूपी में बाबा का बुलडोजर, प्लस बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से यूपी नहीं पूरे देश में कमल खिलेगा। दूसरा, मेरा अपना ये कि मुझे दिल्ली रास नहीं आती है, तो मैं कोई नाइट लाइफ वगैरह पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं रोज अपने क्षेत्र में जाता हूँ, लगभग रोज। शुरू के 4 दिनों में 4 बार एमपी रह के मैं यहाँ 23 रात रुका हूँ। मुझे अभी ग्रेटर कैलाश नहीं पता, किसी ने डिनर पे बुलाया तो मैंने कहा ये है कहाँ जी के, तो उसने कहा दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी, 10 करोड़ की कोठी है। भैया जब मैं आगरा से आता हूँ, निजामुद्दीन स्टेशन उतरता हूँ, अपने घर जाता हूँ, वहाँ से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से फिर स्टेशन, स्टेशन से आगरा, आगरा से कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कोशिश करते हैं, ये इसलिए कहा 3.5 करोड़ का, प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से उनकी वजह से हम लोग जीत के आते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो ना हो, एंटी इनकम्बेंसी ना हो, इसलिए सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी के व्रत के उद्यापन, मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे में अपनी 90% हाजिरी लगा करके अपने सर्टिफिकेट को कंफर्म करता हूँ। क्या बात। पिछले दिनों आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ कि शादी से पहले
तलाक हो जाना, किस संदर्भ में कहा था आपने? ये एक ईश्वर की कृपा है कि 7 साल की उम्र से मैंने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था और पॉलिटिकल वायरस आ गए थे, तो ये मैं तथ्यों पे आधारित कहूंगा। वैसे ये क्या शादी से पहले, हनीमून से पहले तलाक, इसको यूं भी कह सकते हैं कि नींद भी नहीं आई थी कि सपना टूट गया। तो वो मैं इस आधार पे कहना चाहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ, उसके पश्चिमीकरण के खिलाफ जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर जनसंघ बनाया था, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक था, जिसमें तेल रहता था, दीपक जलता था, लेकिन इंदिरा गांधी की लोकप्रियता से या इमरजेंसी के डर से एक मर्जर हुआ था। जनसंघ पैक्ट नहीं हुआ था, ये इंडिया वालों का तो पैक्ट हो रहा है, इंडी वालों का पैक्ट हो रहा है, लेकिन जनसंघ जैसी पार्टी का मर्जर हुआ था, जिसमें राष्ट्रवादी वो थी, संगठन कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल इत्यादि मर्जर हुआ था और बहुमत आया। कम लोगों को पता होगा, मैं याद दिला दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से राजनारायण जी से चुनाव हारी थी और संजय गांधी अमेठी से रविंद्र सिंह से चुनाव हारे थे। 85 की 85 सीटें जनता पार्टी ने जीती, लेकिन कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बिना सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम के वो गठबंधन हुआ था। 2 प्रधानमंत्रियों को लगा करके केवल 27 महीने वो चला था, मुरारजी भाई और चौधरी चरण सिंह। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो महसूस कर रहा हूं कि 1989 में एक जनता दल बना, चुनाव चिन्ह चक्र था, झंडा हरा था, 16 महीने केवल सरकार रही, वीपी सिंह साहब, उसके बाद चंद्रशेखर जी। इसके बाद 1996 में फिर एक गठबंधन हुआ जिसमें देवगौड़ा साहब और गुजराल साहब मिला करके 15-16 महीने चले। अब सूबे में चलते हैं, मैं पूरे देश का उदाहरण नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भयंकर गठबंधन हुआ था 1993 में सपा और बसपा का, लेकिन वो 16 महीने सरकार चली, जिसमें बहन जी के हिस्से में 4 महीने आए थे। इसके बाद फिर 2019 में सपा बसपा का एक गठबंधन हुआ जिसका 40 दिन चली थी। बहन जी ने चुनाव के बाद कहा था अखिलेश यादव ने मेरे से तो वोट ले लिए लेकिन मुझे वोट नहीं दिए। तो ये गठबंधनों का हश्र हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि हनीमून से पहले ही तलाक हो जाना चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये गठबंधन क्यों हो रहा है। चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसके खिलाफ हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। ऐसी ही दुरभिसंधि ये इंडी की हो रही है और दुरभ गठबंधन। एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि सभी लोग जानना भी चाहते हैं, क्योंकि आपकी मूल पार्टी समाजवादी रही, समाजवादी विचारधारा से भाजपा में आप रूपांतरित हुए। भाजपा में क्या अच्छा है जो समाजवादी में नहीं था? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के डॉक्टर लोहिया का गैर बराबरी का सिद्धांत, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समतामूलक समाज, गांधी का स्वराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, इन चारों के शब्द अलग हैं, लेकिन लास्ट में इनका अर्थ यही है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए और गरीबी दूर हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो। मैं समतामूलक समाज में अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि समतामूलक विपन्नता नहीं होनी चाहिए, समतामूलक संपन्नता का प्रयास होना चाहिए। और मोदी जी के जमाने में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो अंतर जो आप बता रहे थे, देखिए सिद्धांत यही है, लेकिन सवाल यह है कि जब राजनीति कंस के हाथ में हुई तो अत्याचार हो गई, रावण के हाथ में आई तो वो अत्याचार हो गई, राम के हाथ में आई तो वो मर्यादा हो गई, कृष्ण के हाथ में आई तो वो ग्वाल बालों का भी ठीक हो गया। तो जब नरेंद्र मोदी के हाथ में वो राजनीति आई तो जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है, मैं पूरे होश आवाज में ये बात कह रहा हूं कि ये शताब्दी का स्वर्ण काल अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है। क्या बात है। कई बार मैं आपके ही सांसद सदस्यों और विधायकों के साथ बैठता हूं जो अपनी पार्टी क्षेत्रीय दलों को छोड़कर भाजपा में आए और भाजपा के बाद फिर से क्षेत्रीय दल पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। तो उनका अधिकतर एक कहना है कि यार भाजपा में वो मौज फैक्टर नहीं है, जो मौज आती है ना क्षेत्रीय दल में वो भाजपा के अंदर नहीं। ये मौज फैक्टर क्या है, इसको समझने की कोशिश मैं करूंगा आपके माध्यम से। एक तो इस शब्द से मुझे आपत्ति है, जो लोग ये क्षेत्रीय दल से आए या वापस चले गए हैं, क्या ये राजनीति में मौज के लिए आए थे? राजनीति कोई पेशा नहीं है, राजनीति एक सेवा है। मैं जब पुलिस की नौकरी में था तो गारंटी थी, यदि मैं बेईमान होता
तो जुए से पैसा आनी था, सट्टे से आना था, शराब से आना था, लॉटरी से आना था, फाइनल रिपोर्ट से आना था, चार्जशीट से आना था, जमानत लेने से आना था, ना लेने से आना था, धारा निकालने से आना था, धारा लगाने से आना था, पैसे ही पैसा था। तो उसको छोड़ करके मैंने एक सपना देखा कि मैं एमपी बनूंगा, क्योंकि सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया के हर ताले खुलते हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि जंग लगे हुए भी ताले खुलते हैं। तो वो मौज के लिए क्यों आए थे? सेवा है। अगर वो सेवा के लिए आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंडल अध्यक्ष के रूप में जितनी अच्छी सेवा वो गरीबों की कर सकते हैं, दूसरी पार्टी में नहीं कर सकते। पॉइंट बार समझाइए। अब पॉइंट बार ये है कि अब यहाँ अपहरण नहीं कर सकते, वो यहाँ जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकते, यहाँ परिवार को टिकट नहीं मिलने की है, यहाँ पर ये है कि 10-20 राइफल लेकर के नहीं चल सकते, टेंडर को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मौज नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी की मौज है तो इस देश की गरीब जनता की भारतीय जनता पार्टी में पूरी मौज है। 2024 सामने खड़ा है आपके, क्या मानते हैं एसपी सिंह बघेल कितना रेट करेंगे? 400, 500, 400 तो 500 तो नहीं हो सकता। 14 नहीं 24 खड़ा है। कितना रेट करेंगे? 24 सामने खड़ा है आपके। देखो, लोकतंत्र में सीटें तय करना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ तो कह सकते हैं, लेकिन जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि 370 भाजपा के आएंगे, 400 के आसपास एनडीए के आएंगे, तो फिर जब हमारे नेता कह देते हैं तो हम अपनी पूरी जान लगा करके उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जिस पार्टी ने धारा 370 जो हमारे ऊपर एक कलंक था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं हो सकते हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने और हमारे कानून मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, जब धारा 370 हटी है तो जनता कृतज्ञ राष्ट्र है। ये कृतज्ञ राष्ट्र नहीं है। ये अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल खाते हैं तो इनकी आंखें झुकती हैं। अगर आयुष्मान कार्ड में 5 लाख में इलाज कराते हैं तो हमारे मोदी जी को वो आयुष्मान भव कहते हैं। इसलिए जब 370 हटाई है तो 370 तो आने ही आने हैं। क्या बात, क्योंकि अब आगरा संभाग में ही मथुरा पड़ता है, डिवीजन में ही, तो रामलला हम आएंगे, मैंने पक्का ब्रेकिंग न्यूज बनानी है। रामलला हम आएंगे, क्योंकि फाइनल मेरा लास्ट ये सवाल है आपसे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख बताई नहीं जा रही थी, बता दी गई, मंदिर की स्थापना हो गई। थोड़े दिनों उसके बाद आगे क्या? अगले 5 साल में आपको प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे कि भाजपा के नेताओं से प्रश्न क्या करें, और कवियों को फिर प्यार, मोहब्बत, फूल, खुशबू, संगीत, समंदर पे कविताएं लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि 370 खत्म हो गई है, 35A खत्म हो गई है, 3 तलाक खत्म हो गए हैं, राम मंदिर बन गया है, ठीक है ना। तो फिर कवियों को फिर आना पड़ेगा रोमांटिक पोइट्री पर, जो क्योंकि उनके जो एजेंडा होता, जिस पे वो रात भर हमको गरियाते हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व में सारा हो गया। चलिए अब खुल के बातें करते हैं। वैसे ब्रेकिंग न्यूज कैन ब्रेक द कैरियर ऑल्सो, इस बात को, और आपको तो वो बनानी है, लेकिन मैं बनने नहीं दूंगा। लेकिन मैं अगर खुल के नहीं बोलूंगा तो फिर एसपी सिंह बघेल कौन कहेगा। इसलिए जहां तक मथुरा की बात है, सरयू जी को न्याय मिल चुका है, तो गंगा जी और यमुना जी को भी न्याय मिलेगा। नंबर 2 बात, चलिए आज खुल के ही बात करते हैं। इस्लाम 7वीं शताब्दी का है और सनातन की उम्र मैं बताने वाला कौन हूं, कोई कार्बन डेटिंग नहीं होती है, फिर भी त्रेता को 1,09,000 साल हो चुके हैं, द्वापर को 5270 साल हो चुके हैं। ओके, तो 7वीं शताब्दी में ये एक इस्लाम धर्म आया, तो एक आध आए लूट फाट के चले गए, लेकिन 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो एक गुलाम ने हमें गुलाम बना दिया, तो दिल्ली के तख्ते ताउस पे बैठ गया। उसके बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका गुलाम इल्तुतमिश, फिर उसकी इल्तुतमिश की लड़की, हमसे तो पर्दा करवा लिया, हमसे तो जौहर करा दिया, हमसे तो सती प्रथा करा दी, और अपनी लड़की को दिल्ली की सल्तनत पे बैठा दिया। तो रजिया, फिर बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जो औरंगजेब ने जो नाश मारा है उसकी सजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। तो वो पानी बैटल ऑफ 1556 का पहले से हमें क्या मतलब, बाबर और उसमें हुआ था इब्राहिम लोदी में, एक मुगल था और एक अफगानी था, लेकिन 1556 बैटल ऑफ सेकंड हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अगर हेमू की आंख में एक तीर ना लगा होता
1556 में, तो हमें औरंगजेब नहीं झेलना पड़ता। और मैं कतई इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि औरंगजेब हमारा पुरखा था। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मथुरा पे आते हैं। क्यों साहब, अब चलो द्वापर में चलते हैं, वो तो बन गया मंदिर, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे आप पत्रकार लोग कभी किसी को इंटेलिजेंट मानते ही नहीं हो अपने आगे। ओके, नंबर 1 मैं सबसे पहले, मेरी चैनल मैंने सबसे पहले दिखाया था, जैसा मैं आपको बता चुका था, करते हो ना। तो महर्षि वाल्मीकि के समय जो राम के समकालीन थे, ऋषि भारद्वाज विद्वान थे, अगस्त्य जी थे, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ जी थे, सभी लोग थे। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। क्या तात्कालीन किसी भी इस महा ऋषि ने ये कहा है कि वाल्मीकि जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई नहीं थे, एक 5वां भी था? कौशल्या के कई सुमित्रा 3 रानियां नहीं थी, एक 4थी भी थी। लवकुश अकेले 2 बच्चे नहीं थे, 2-3 और थे। इवन मंथुरा कोबली नहीं थी, वो तो बहुत ही विश्व सुंदरी थी। किसी ने कहा है समकालीन ने? इसका मतलब वाल्मीकि जी ने जो लिखा, इवन दूसरे पक्ष पे कि रावण का बेटा मेघनाथ है, किसी ने मना किया नहीं था। कुंभकर्ण भाई था, किसी ने मना किया है। मंदोदरी पत्नी थी, किसी ने मना किया। तात्कालीन सभी ऋषि कवियों ने वाल्मीकि जी की रामायण पर मोहर लगाई। तो यार जन्मभूमि पे फिर काय को मतभेद थे। ओके, अब आ जाओ द्वापर में आ जाते हैं। सब कोई कहते हैं कि कृष्ण जी देवकी के पुत्र थे, वासुदेव पिता थे, यशोदा जी ने पाला था और नंद बाबा ने पूरा ख्याल रखा था। भाई बलराम थे, राधा जी थी, राधा जी की 2 सहेलियों तक के नाम हैं, ललिता वगैरह, और मित्रों के भी नाम है, उद्धव और सुदामा। ये सब, उधर कंस के फादर उग्रसेन, ये सब बातें सही हैं। तो कृष्ण जन्मभूमि पर कोई ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है, ये मुझे बात आज तक समझ। तो जिन लोगों ने तलवार से ली काशी मथुरा अयोध्या, और भी तोड़े हैं, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग। मेरा सौभाग्य कि मैं उस वंश में पैदा हुआ हूं जिसमें प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, मैंने जहां से बताए थे, हुणों ने भी तो तोड़े हैं ना, यमुनों में भी तोड़े हैं, और अंग्रेजों ने भी तोड़े हैं, फ्रांसीसियों ने भी तोड़े हैं, ब्रिटिश ने भी तोड़े हैं, और पुर्तगालियों ने भी तोड़े हैं, गोवा में टूटे हैं। इन सब को महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार कराने का काम किया था। तो जिन लोगों ने तलवार से लिया है, अब ये मोबोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। तो हम लोग या ये देश अदालतों के माध्यम से लेगा, क्योंकि मैं लॉ में भी, लॉ एंड जस्टिस में भी सर से पहले रहा हूं और पुलिस में भी रहा हूं। मकान मालिक और किराएदार का जब भी झगड़ा होता है, अंततः फैसला मकान मालिक के पक्ष में होता है। लोअर कोर्ट में कुछ हो सकता है, फिर ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन अंतिम अदालत हमेशा मकान मालिक के पक्ष में होती है। मैं यहां पर काशी मथुरा अयोध्या में दूसरे पक्ष को किराएदार भी नहीं कहूंगा, क्योंकि किराएदार और हमारा एक एमओयू होता है। बिजली के पैसे लगेंगे, हर साल इतना बढ़ेगा, पानी के पैसे लगेंगे, रात 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, दीवार में कीट थोकोगे तो प्लास्टर गिरेगा, ये होता है। लेकिन ये लोग तो आक्रमणकारी हैं, अतिक्रमणवादी हैं और ट्रेस पासर्स हैं, इसलिए इनके पक्ष में तो फैसला हो ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करके, और जिस बेबाकी से आपको जाना जाता है उसी बेबाकी से आपने इन सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह।